तो सबसे पहले तो एक हल्का सा रिवीजन मार लेते हैं। तो हमने चैप्टर को ऐसे बाइफरकेट करके समझ लिया है। क्या था यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इतने पे अपन फ्लूइड को समझते हैं। स्टैटिक मतलब कि रेस्ट पे हो, फ्लूइड रेस्ट पे। स्टैटिक का मतलब तुम्हें पता है ना, सबको पता है। डायनामिक का मतलब भी तुम सबको, डायनामिक मतलब चल रहा है अगर। तो अगर स्टैटिक कंडीशन में तो पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें याद रखना है। मतलब इनसे रिलेटेड ये चीज़ याद रखनी है कि इनका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, केवल डेफिनेशन ही नहीं। सिमिलरली डायनामिक के लिए कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो अभी बस हमने लास्ट क्लास में अभी पास्कल्स लॉ देखा है। तो पास्कल्स लॉ क्या है ये तुमने भी देख लिया होगा यार। वीडियो कितने वीडियो हैं फ्लूइड के? 8 है क्या? हाँ, तो बहुत आराम। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है पास्कल्स लॉ। अभी कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आ जाएगा वो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बोलता है कि पास्कल्स लॉ, जितना प्रेशर हम फीड कर रहे हैं उतना ही ट्रांसमिट होता है हर जगह। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रेशर P फीड किया तो यहाँ भी P ही आएगा, यहाँ भी P ही आएगा, यहाँ भी P ही आएगा। अब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस रहता है कि फोर्स जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट इज प्रेशर इनटू एरिया, है ना। मतलब कि अगर इनके एरिया चेंज कर दिए जाए तो फोर्स, थ्रस्ट और एरिया कनेक्टेड है, तो हमें डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट फोर्स मिल जाएगा। तो मतलब कि हम जरा से एरिया पे अगर 100 किलो का फोर्स लगाएं तो उस तरफ से 1000 किलो की गाड़ी उठ जाएगी। मतलब हम एनहेंस कर सकते हैं मशीन, मतलब बहुत मशीनिक लॉ है ये। तो ये तुम पास्कल्स लॉ का वीडियो भी देखना है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किए हैं। फिर लेकिन याद क्या रखना है मतलब अल्टीमेटली कि प्रेशर जो फीड हुआ है वही ट्रांसमिट होगा हर जगह। और एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या सिचुएशन है, बहुत इजी सिचुएशन है कि अगर हमने कुछ भी वॉल्यूम का जो भी कुछ भी डाला इसमें, है ना, हो सकता है वो फुली डला हो या थोड़ा फुटबॉल की तरह ऊपर रह गई हो कुछ फुटबॉल, व्हाटएवर, लेकिन जो भी उसका वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया है उतने लिक्विड बाहर गिरेगा, उतनी ही वॉल्यूम का। ठीक है, तो इसको एक एडिशनल थ्रस्ट फोर्स महसूस होता है जो कहलाता है बॉयेंट फोर्स। और बॉयेंट फोर्स जितना ये वेट महसूस कर रहा है गिरा हुआ पानी, उसके बराबर होता है सृष्टि का बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से बॉयेंट फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है। क्या है डेफिनेशन बताओ, किसी को याद हो तो देखो मत कॉपी में। हाँ, मतलब यहाँ पे अपन को कुछ फॉर्मूला लिखना है बॉयेंट फोर्स का। रो बोलते हैं उसको। हाँ, रो वी जी, हाँ ये सही है। एल नहीं है ना, वी है। वी मतलब वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका है? तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उतनी तो चाहे इसका लिखो चाहे वॉल्यूम डिस्प्लेस लिखो। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मतलब ये सॉलिड का टोटल वॉल्यूम नहीं है, ये डिस्प्लेस कितना हुआ है इसको VD करके याद रख सकते हो, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। और ये रो डेंसिटी किसकी है? पानी की या जो मटेरियल अंदर गया है उसकी, है ना, लिक्विड की है ये डेंसिटी, क्योंकि जो डिस्प्लेस हुआ है उसी का एक्चुअली mg लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। बस एक फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में हमने कि कभी भी बॉडी अगर फुली या पार्शियली इमर्ज्ड है तो उस पर एक बॉयेंट फोर्स लगता है। तो हमने इतने सारे फोर्स लगाते हैं, टेंशन वेंशन जो दुनिया भर के, उनमें एक और फोर्स जुड़ गया कि अगर पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर एक बॉयेंट फोर्स भी लगेगा, और उसकी वैल्यू हम इससे बताएंगे रो VG।
अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन हम जब डायनामिक्स पढ़ेंगे तब आएंगे उस पर। अभी इसी से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये बात हमें पता है कि अगर कोई भी फ्लूइड, वो पानी भी हो सकता है, शहद भी हो सकता है, हवा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है वो, तो कोई भी फ्लूइड में अगर हम धरती की तरफ जाएंगे, जैसे ये यहाँ पर कोई ब्लॉक है और यहाँ पर कोई ब्लॉक है, तो ज़्यादा प्रेशर किसे महसूस हो रहा होगा? नीचे वाले को। और उसका फॉर्मूला बस देखा था हमने कि लेट्स से यहाँ पर P1 है, यहाँ P2 है, तो इनका जो डिफरेंस होगा, जो गेज होगा, दैट इज ρgh। ठीक है, तो इसको पास्कल्स लॉ से अपन समझते हैं कि ये ऐसा ρgh ही क्यों आ रहा है, हाउ लीनियर ही क्यों, वाई द हेल। तो इसको पास्कल्स लॉ से इजीली समझ सकते हैं। तो इमेजिन करो एक बहुत बड़ा सिलेंडर बना लिया, है ना, और ऑफ कोर्स ये सिलेंडर फ्लूइड में डूबा हुआ है। क्या क्या? ये फ्लूइड के अंदर है सिलेंडर। अच्छा, ये टॉपिक, अरे ये इसका डेरिवेशन है, ये ρgh कैसे आया, मतलब वी हैव टू राइट लाइक प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ। ठीक है, ये आया समझ, प्रेशर वेरिएशन डेप्थ के साथ देख रहे हैं अपन। तो ये जो फॉर्मूला P1 से P2 का जो डिफरेंस है वो ρgh होता है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे आया। हमें पास्कल्स लॉ आता है, ठीक है, सॉरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, नॉट पास्कल्स लॉ। मतलब पास्कल्स लॉ भी आता है, लेकिन यहाँ पे आर्किमिडीज का यूज होगा। तो आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि इसका अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है कुछ, तो बॉयंट फोर्स लगेगा ऊपर एक, ठीक है। तो हम इसका FBD बनाते हैं। तो गौर से देखो इसको, कौन कौन से फोर्सेस लगा दें। mg किधर लगेगा, इसका नीचे। किसका बना रहे हैं हम FBD? सिलेंडर का। तो लेट से सिलेंडर का मास कैपिटल M है, ठीक है। तो ये हो गया mg। और क्या लगेगा? एक बॉयंट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो दोनों बराबर हो जा रहे होंगे, इसलिए भाई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, हम इसको, इस बॉयंट फोर्स को इस तरीके से लगाते हैं कि बॉयंट फोर्स क्या कर रहा होगा, नेट बॉयंट फोर्स, कि अगर ये सरफेस एरिया है, ये वाला ऊपर वाला टॉप वाला, तो उस पर तो नीचे धक्का मार रहा होगा पानी, और ये बॉटम वाला जो है उस पर किधर धक्का मार रहा होगा, उस पर ऊपर मार रहा होगा, इस पे नीचे और इस पे ऊपर। तो अब ये और ये मिलके mg को बैलेंस करा दे रहे होंगे। यही तो बॉयंट फोर्स है जो धक्का पड़ रहा है उसको ऊपर नीचे से। ये बात समझ में आ रही? और इधर से जो धक्का पड़ रहा होगा सिलेंडर के साइड वाले, स्लाइंट वाले, तो वो तो कैंसिल हो जा रहा होगा, हर तरफ से एक जैसा पड़ रहा होगा वो। बट ये कैंसिल नहीं हो पा रहे होंगे, और यही बॉयंट फोर्स को जन्म दे रहे होंगे। तो इसको बोल दिया अपन ने लेट से कि यहाँ पर प्रेशर है इस लेवल पे P1, इस लेवल पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, और हमें क्या करना है, इन्हीं का डिफरेंस बताना है कि वो ρgh है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस डब्बे पर, मतलब इस सर्कल पर, ऊपर वाले पर, P इंटू इसका एरिया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम फोर्स लिख रहे हैं, FBD बना रहे हैं, तो इस पर क्या लिखें, P1 इंटू इसका एरिया। मान लो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है ना, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ऊपर कितना लगेगा, यहाँ से P2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये मिलके फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे,
तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर, ये और ये mg प्लस P1A, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर P2 इंटू ए। तो यहाँ से देखना, इसको हम इस तरफ लेके आ गए, इसको इस वाली क्वांटिटी को इस तरफ लेके आ गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P2 कॉमन निकल आएगा A, तो P2 माइनस P1 कॉमन निकल आएगा A, और यहाँ क्या बच जाएगा mg। तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ से क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया इनटू g। अब इसको देखो, मास इंटू ग्रेविटी इंटू एरिया, ठीक है। ये अपना P2 माइनस P1 आया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ρgh चाहिए। तो बस इसका ट्रीटमेंट करते हैं आप। कैपिटल M है यहाँ पर, यहाँ G है, यहाँ पे एरिया है। तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, उस सिलेंडर का, एरिया इंटू जितनी भी उसकी हाइट है, रेडियस πr², एरिया ही तो होता है, इंटू जो भी उसकी हाइट है, ये h, इसी के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम A इंटू एच है। तो अपन क्या करते हैं, इसको उड़ा के A की जगह V/h लिख देते हैं, V/h। तो यहाँ से क्या हो गया, ये mg और यहाँ पे V/h, ये उधर पहुँच गया ऊपर, h क्योंकि ये नीचे है तो इधर ऊपर पहुँच गया, तो mgh/v। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो ρgh। तो प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में h हाइट पे है तो ρgh। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर डेरिवेशन नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना दिमाग में याद रखो। कहाँ से आ गया वो आ गया कि बॉयंट फोर्स को mg बैलेंस कर रहा है, बस इस वजह से प्रेशर डिफरेंस आया है। तो जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है दो पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल हाइट पर, वो किस वजह से एट्रीब्यूटेड है, अपने पास्कल्स लॉ बोल रहा हूँ बार बार, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, कि नीचे पहुँच गया तो मतलब इमेजिन कर लिया हमने कि एक इमेजिनरी सिलेंडर था, उस पे दोनों छोरों पर इतना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, तो उनके दोनों छोरों पर आ रहा है, मतलब कि अगर नहीं होता वहाँ पे सिलेंडर तब भी उतना ही प्रेशर आता, तो इमेजिनरी सिलेंडर था, है ना। तो P1 माइनस P2 ρgh हो जाता है। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल वेरिएशन देखें, ये समझ में आया, लिखना है, ये लिख लिया, छोड़ो, इसको लिख लेना बाद में, इतना लिखो बस, मतलब लिख लो तेज हाथ से एक बार। तुमने तो लिख ही लिया होगा ये। मतलब नॉर्मली ऐसे डाउट निकल के आते हैं बच्चों को कि ये फॉर्मूला अलग है प्रेशर डिफरेंस वाला, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला अलग है। तो नहीं, दोनों सेम है, बस यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर पे लगा के हमने वेरिएशन निकाल लिया दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का। और दूसरा कि ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये और ये कहाँ से आ रहा है? क्या क्या? हाँ, दोनों सेम नहीं होंगे, हाँ सेम नहीं होंगे, बट ये मतलब कि जैसे अगर अपन FBD इमेजिन कर रहे हैं इसका, तो ये ऊपर से धक्का नीचे कहाँ से, मतलब व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ इट, तो वो एट्रीब्यूट है उसका बॉयंट फोर्स। मतलब इन दोनों का जो समेशन होगा, समेशन मतलब वेक्टर समेशन, दैट इज़ बॉयंट फोर्स, वही बॉयंट फोर्स है। जैसे तुम इमेजिन करो कि तुमने अगर एक डब्बा दबाया कहीं पानी में, ठीक है, और वो थोड़ा सा ऐसी डेंसिटी है उसकी कि कुछ अंदर भी है कुछ बाहर भी है, और उसको पानी रोक के रखा है, तो अब पानी फोर्स कैसे लगा रहा होगा इसको, अभी बॉयंट फोर्स को भूल जाओ, अभी तो ऐसे सोचो
फिगरेटिवली, तो वो इधर लगा रहा होगा साइड्स में, जो तो कैंसिल हो जा रहे होंगे। यहाँ तो लगा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो पानी नहीं है, तो पूरा का पूरा धक्का वो इधर लगा रहा होगा इस पे सरफेस पे। तो बॉयेंट फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा इस पे, ऐसे मान सकते हैं अपन ऐसा। तो अब 2 है यहाँ पर, तो हमने उस बॉयेंट फोर्स को 1 ना लिखते हुए 2 में लिख दिया, जस्ट फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो ये हो गया अपना वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ ऑफ फ्लूइड। डेप्थ ऑफ फ्लूइड है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ही एप्लीकेशन है ये। देखो हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेरिएशन कैसा होगा, ये 1 मिनट में समझ जाओगे तुम अभी। जैसे ये फ्लूइड है और हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेम लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, कि यहाँ पर लेट से प्रेशर P1 है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, ठीक है, ये समझना चाहते हैं हम। डेप्थ का तो हम समझ लिए, तो अब क्या करेंगे? अगर मान लो तुम बनाने की कोशिश करो कि भाई उसमें खड़ा सिलेंडर बनाया था FBD में, इसमें आड़ा सिलेंडर बना देंगे, तो ये बना दिया। तो देखो यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा वो यहाँ को बैलेंस कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? अवश्य कर, क्योंकि अगर ऐसे बैलेंस नहीं होता तो वो इमेजिनरी सिलेंडर चलने लगता, और चल नहीं सकता वो। सिमिलरली इस mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा? इस mg को यहाँ पे धक्का मारते हुए फोर्सेस बैलेंस कर रहे होंगे। अच्छा, अब किसी के अगर दिमाग में ऐसा आ रहा है कि क्या अब फोर्सेस कैंसिल नहीं कर रहे एक दूसरे को, ये वाले तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाले फोर्स होंगे वो ज़्यादा प्रेशर पे लग रहे होंगे, यहाँ पे कम प्रेशर, हाइट बढ़ चुकी है इसकी, यहाँ पे कम प्रेशर है, यहाँ ज़्यादा है। उस वाली सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में हर पॉइंट पे बराबर प्रेशर था, मतलब ये वाला फोर्स इसको काट रहा होगा, ये इसको काट रहा होगा, बट यहाँ पे ये इसको नहीं काट पाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना। तो हालांकि ये फालतू की बात, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि P1 और P2 बराबर होंगे। बस क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो फोर्स अगर बैलेंस कर रहा है इसका मतलब नो प्रेशर डिफरेंस, फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर होता है सेम, बस इतनी सी बात है। व्हाट इफ कोई तुमसे पूछे कि ना तो वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है ना परफेक्टली वर्टिकल है, तब क्या करेंगे? कि ये यहाँ पे है और मान लो पॉइंट दूसरा यहाँ पर है, तो इनमें प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनके बीच में है कुछ d, और वर्टिकल डिस्टेंस भी दिया हुआ है h, तो इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कैसा? अब तो ना ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है ना परफेक्टली वर्टिकल है, तो क्या करेंगे? तो देखो एक पॉइंट इमेजिन कर लेंगे इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे, है ना। तो हमारे लॉजिक के मुताबिक अगर यहाँ पे P1 है तो यहाँ P2 होना, यहाँ भी P1 होना चाहिए, और यहाँ पे P, अब ये एग्जैक्टली इसके वर्टिकली नीचे आ गया, तो ये जो P2 है ये इससे रो जी एच ज़्यादा होना चाहिए, तो P1 प्लस रो जी एच। तो मतलब वर्टिकल वेरिएशन ही काम आया है इसमें भी, हॉरिजॉन्टल काम नहीं आया। ठीक है, थर्मामीटर उसके बारे में पढ़ते हैं, बैरोमीटर के बारे में। ये तुम एक हाथ से नोट्स भी बनाते जाओ, क्योंकि तुम रिवाइज करोगे तो ये रिवर्बरेट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। टॉरिसेलीज बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आती है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है हमारे आसपास, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि उसको नापना पड़ता है। इसलिए बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर दिखता कैसे है ये अपन समझते हैं। एक इन्वर्टेड ट्यूब जैसा होता है ये, और फ्लूइड भरा होता है इसमें, और क्योंकि ये बहुत नैरो है तो कुछ राइज हो जाता है बीच में फ्लूइड कुछ हाइट तक, और ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। दिस इज इन्वर्टेड ट्यूब। तो देखो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर हर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सतह पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो उसको बोल देते हैं अपन पी नॉट। ठीक है, और इससे वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। और कितना प्रेशर होगा इधर, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब नो प्रेशर एट ऑल, 0। ये समझ में आया। तो यहाँ पे प्रेशर है 0, यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट। तो अगर यहाँ पे अपन लिखें एच हाइट तक राइज किया है अगर ये मरकरी, तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू रो जी एच। उल्टा लिख दिया, पी नॉट माइनस 0। ज़्यादा प्रेशर इस पॉइंट पे होगा क्योंकि ये नीचे है डेप्थ में, तो पी नॉट माइनस 0। हाँ ठीक है, तो पी नॉट इज इक्वल्स टू रो जी एच हो जाएगा यहाँ से। ये समझ में आ रहा है फाइनल अल्टीमेटली। तो अभी सिचुएशन क्या है, हाँ तुम क्या बोल रहे थे, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, रो जी एच। तो रो जी एच में अब देखो रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ मरकरी, जो भी इसमें मरकरी डला हुआ है, फ्लूइड जो राइज हुआ है। जी है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हम नाप सकते हैं स्केल लगा के यहाँ पे, एच इज़ ए मेजरेबल क्वांटिटी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितना प्रेशर है बाहर वातावरण में। तो एक क्वेश्चन देख रहे थे हम, 6 किलोमीटर में ही आधा हो जाता है प्रेशर, तो बैरोमीटर से नाप सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में देखते हैं। ये सभी के सरफेस एरिया बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और सभी में सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, सब में सेम लेवल तक पानी भरा है। तो बताना है हमें कि ज़्यादा फोर्स किधर लग रहा होगा। मतलब अगर इसको ऐसे रख दिया वेइंग मशीन पे, तो सबसे ज़्यादा वजन किसका आएगा, सबकी डेंसिटी बराबर है, जो भी मटेरियल है वो सब एक ही मटेरियल भरा हुआ है, तो ज़्यादा कहाँ पे आएगा वजन, बताओ ऐसे ही। हाँ तुम क्या बोल रहे हैं।
फर्स्ट में ज़्यादा आएगा या थर्ड में ज़्यादा आएगा? फर्स्ट वाले का नीचे से कम है, हाँ ऊपर से ज़्यादा है, लास्ट वाले का नीचे से ज़्यादा है, हाँ। ऊपर से कम है, सेम है। तो बीच वाला तो नीचे वाले तीनों की सेम है। नीचे वाले तेरे एरिया सेम है तीनों के। नीचे वाले तीनों तो जयेश का कॉमन सेंस यहाँ पे जीतता है, क्योंकि देखो ज़्यादा पानी किस में भरा आएगा? ज़्यादा पानी इसमें भरा आएगा, क्योंकि ये तो ऐसे मतलब इसमें थोड़ा कम होगा, क्योंकि सेम एरिया पे वॉल्यूम बढ़, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, तो वॉल्यूम थोड़ी कम आएगी इसमें। इसमें एक वॉल्यूम कम होता जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, तो इसमें तो और कम आएगा। सबसे ज़्यादा पानी इसी में आएगा। अब तुम इमेजिन करो एक बाल्टी में ज़्यादा पानी भरा है, एक में कम भरा है, तो ज़्यादा वजन कौन देगा? इसमें ज़्यादा भरा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये नॉर्मली अपन पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि फोर्स बराबर थोड़ी होता है, प्रेशर बराबर होता है। रो जी एच ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा? यहाँ पर सतह पर सब पे सेम एरिया सेम फोर्स लग रहा होगा। ये रो जी एच मिटा देता हूँ मैं, सब पे सेम फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर सब पे बराबर आने वाला है। ये समझ में आया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। फोर्स तो सब पे, जो इस वाली सतह पर है, जो ऐसे एरिया पे धक्का मार रहा होगा फोर्स, वो ऐसे मार रहा होगा। इस बार केवल इस सतह पर बात कर रहे हैं अभी। तो फोर्स जो सरफेस एकदम जो बॉटम सरफेस है उस पे तो बराबर लग रहा है, लेकिन इस सतह पर जैसे इसको देखें, इधर भी धक्का दे रहा है पानी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बैलेंस हो जा रहा है क्योंकि ये सेम लेवल पे और एकदम हॉरिजॉन्टली है। लेकिन यहाँ पर जो धक्का दे रहा होगा वो ऐसा दे रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट किधर आ जाएगा? नीचे साइड। ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट इस पे धक्का किधर पड़ रहा होगा? इधर। और इस पे किधर आ जाएगा? ऊपर साइड। ठीक है, तो क्योंकि ये नीचे साइड है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत सारा होगा, तो ये ओवरऑल बढ़ जाएगा। अगर इसको ऐसे पर पास्कल्स लॉ के फॉर्म में समझना है तो और ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे जो धक्के लग रहे हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में समझना है हमें कि प्रेशर सेम है बॉटम पे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी वही प्रेशर है, यहाँ पर भी वही प्रेशर है, यहाँ पर भी वही प्रेशर है, और फोर्स भी सेम लग रहा है, लेकिन कहाँ पर? सतह पर। लेकिन ये ऐसे शेप्स की वजह से जो धक्का पड़ रहा होगा वो बढ़ा दे रहा होगा ओवरऑल उसको। तो कैसे समझना चाहिए इसको? पास्कल्स लॉ से समझना चाहिए या कॉमन सेंस से ज़्यादा बेटर है? जयेश का थॉट अभी ये बोल रहा होगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं पास्कल्स लॉ, ये तो कॉमन सेंस है। एक कॉमन सेंस को हम एक पढ़ते हुए क्वांटिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, कि फिजिक्स भी कॉमन सेंस से ही कनेक्ट हो जाता है फाइनली। तो फिर कहानी ही बदल जाती है, फिर हमें कुछ कुछ क्वांटिटीज़ करनी पड़ती। लेट्स से ये एरिया अलग अलग है, ठीक है, और सेम हाइट तक भरा हुआ है। 2a में भी नहीं निराश हो सकते अपन कि डबल नहीं होता तो ट्रिपल होता, तो इसका बोलो A1, इसका बोलो A2। तो अब ये वॉल्यूम जो है V1 V2 ये भी एरियाज पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एरिया A1 हमें क्या मालूम किया है, ये एरिया A2 क्या मालूम किया है। तो वॉल्यूम अलग अलग हो सकती थी, वॉल्यूम अलग अलग हो सकती थी, तो वेट अलग अलग हो सकता था। कंपैरिजन किसी ऐसी क्वांटिटी का तभी होता है जब कुछ एक क्वांटिटी सेम हो, है ना। तो जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आते होंगे कि व्हाट विल हैपन इफ वी डबल द क्वांटिटी, डबल दिस थिंग,
डबल द कैपेसिटेंस, डबल द रेजिस्टेंस। तो एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, मतलब कि बाकी सारी क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट रख के एक क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ अलग अलग होता फिर तो बात निकल जाती है अपने हाथ से, कुछ कंक्लूड नहीं कर पाते। ठीक है, फिर देखते हैं कौन सा देखा भी हमने, बैरोमीटर देख लिया ना। अब देख लेते हैं ओपन ट्यून मैनोमीटर। तुमने पेट्रोल पंप पे हवा भरवाई होगी कभी, हवा भरवाते हुए देखो, वो पंप क्या रहता है, वो ऐसे लगाते हैं उसमें, और उसमें एक काउंटर डायलर आता है, वो प्रेशर बताता है, मतलब वो टायर के अंदर कितना प्रेशर है ये बता दे रहा है वो, है ना। तो वो ओपन ट्यूब मैनोमीटर होता है। हाउ इट वर्क, उसका मैकेनिज्म क्या है वो समझते हैं। ठीक है, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर हमें नापना है। ठीक, और क्योंकि ये गैस है तो हर जगह प्रेशर सेम ही होगा। तो इसके प्रेशर पड़ने की वजह से, अगर प्रेशर नहीं होता मान लो सपोज, तो फिर तो ऐसे यूट्यूब में सेम लेवल पे पानी होता। बट जस्ट इमेजिन है केस कि तुम इधर से फूंक मार दो तो वो हाइट में डिसबैलेंस आ जाएगा। तो इस प्रेशर की वजह से, इस गैस के प्रेशर की वजह से यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है, और जो डिफरेंस है उसमें हमें हाइट में डिस्टेंस पता है कि कितना डिफरेंस है लेवल के डिफरेंस में, क्योंकि मीटर से नाप सकते हैं, सब प्रिंटेड है इस पर। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, लेट से क्या, यहाँ पर गैस भी टच है, लिक्विड भी टच है, तो गैस की साइड से क्या प्रेशर है, P नॉट। तो यहाँ पर ये P गैस का प्रेशर, तो यहाँ पर क्या है, ये गैस का प्रेशर। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो यही होना चाहिए क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये समझ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर से P गैस है तो यहाँ पर भी P गैस होगा, और यहाँ पर कम हो जाना चाहिए प्रेशर। तो लेट से यहाँ पर प्रेशर है P नॉट, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है मान लो। तो P नॉट अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ये P नॉट और P गैस का जो डिफरेंस है वो रो जी एच के बराबर होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो इज मेजरेबल क्वांटिटी, रो इज क्या है, इसमें भर दो लिक्विड, मरकरी भर दो या कुछ ऐसा हैवी मटेरियल भर दो। जी क्या है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच इनकी हाइट में कितना डिफरेंस है, लेवल में कितना डिफरेंस है। तो हम इसका गैस का प्रेशर नाप सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको नोट कर लो फटाफट, ये वही है, सब आर्कियोलॉजिस्ट के चल रहे हैं एप्लीकेशन। तो मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिसको बोल रहा हूँ गेज प्रेशर।
गेज का मतलब होता है डिफरेंस, समझ लो डिफरेंस ऑफ, जैसे यहाँ पर कोई बोले ना व्हाट इज़ द गेज प्रेशर हेयर, मतलब रोजी एच के बारे में बात कर रहा है वो, रोजी एच इज़ द गेज प्रेशर, है ना। तो जो डिफरेंस होता है दैट इज़ गेज प्रेशर, दिस इज गेज प्रेशर। ठीक है, अब अपन डायनामिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। डायनामिक्स शुरू करते हैं, मतलब जस्ट कि डायनामिक्स में हमें बेसिक चीज़ें क्या क्या समझनी हैं। बेसिक वगैरह सब समझने के बाद अल्टीमेटली हमें दो इक्वेशंस याद रखनी है। वो दो इक्वेशंस हैं, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है a1v1 इक्वल्स टू a2v2। अभी मैं सब बताऊँगा कैसे आ गई इतना, लेकिन फाइनली याद रखना है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द वेलोसिटी विद विच इट इज फ्लोइंग इज कांस्टेंट। और बर्नौलीज इक्वेशन में जो याद रखना है वो रखना है क्या, कि एनर्जी इज कांस्टेंट। कौन कौन सी एनर्जी, सभी, सारी, पूरी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में एक आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, एक आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, और एक आ जाती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को तुम ऐसे समझ सकते हो, मतलब तुम हवा भरे जा रहे हो किसी टायर के अंदर, और इतना भर दिया उसमें, वो बर्स्ट होगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। तो दैट इज़ नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ प्रेशर एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हर पार्टिकल की तब बढ़ेगी जब वो उसका लेवल बढ़ेगा। जैसे मान लो तुमने ग्राउंड पे ऊपर छत पे टंकी में पानी रखा हुआ है और धरती पे पानी रखा हुआ है, तो ज़्यादा एनर्जी किससे क्रिएट कर सकते हो तुम, ऊपर से। किसी को ऊपर से फेंक के मारोगे तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट कहाँ से आई एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी थी जो उसके पास थी। लेकिन प्रेशर एनर्जी क्या है, प्रेशर एनर्जी कि जब टायर फट गया तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तो नहीं फटा है, वो प्रेशर एनर्जी की वजह से फटा है। तो इसलिए क्यों चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ प्रेशर एनर्जी, क्योंकि नॉर्मली मैकेनिकल एनर्जी नहीं है ये। फ्लूइड में, सॉलिड में हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। बाइंडेड पार्टिकल है, बट प्रेशर से अंटिल अनलेस कुछ न्यूक्लियर वेपन ना हो तब तक वो फट नहीं सकता, बट प्रेशर फाड़ सकता है कमरे को, है ना। तो तीन टाइप की एनर्जीज का सम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसको लिख देते हैं पीई, और इसको लिख देते हैं प्रेशर एनर्जी। इसका सम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो काइनेटिक, दिमाग बोल रहा होगा इसको कि इसको लिख दो हाफ mv स्क्वायर, इसको लिख दो mgh, इसको क्या लिखूं, है ना। तो अभी इसको इस फॉर्मेट में याद मत रखो, अभी तो बस मैं तुम्हारे दिमाग का वो बोल रहा हूँ कि ऐसे ही सोच रहा होगा। तो प्रेशर एनर्जी को अपन उसके टर्म्स में लिख देते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। पर गलत नहीं है ये, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, तो कहीं कोने में लिखो। प्रेशर इनटू वॉल्यूम को अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये कैसे होगा, तो तुमने केमिस्ट्री में क्या इतना पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय गैस इज इक्वल्स टू सम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय गैस इज इक्वल्स टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। क्या ये कहीं देखा है, नहीं देखा, देखा। तो ये अभी थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स में देखेंगे, केमिस्ट्री की ये प्रोबेबली स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में होना चाहिए। पढ़ा है, अच्छा पढ़ेंगे अब, ओके।
तो इट इज़ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो ये वर्क की यूनिट बन रही है, वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। इतना जस्टिफिकेशन माइंड को देने के लिए काफ़ी है। तो प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो बोलो अल्टीमेटली याद क्या रखना है वो मैं बता ही देता हूँ ना, उसको अधूरा ना छोड़ते हुए। तो हाफ एम बी स्क्वायर हो गई काइनेटिक एनर्जी, एम जी एच हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो गई प्रेशर एनर्जी। ये कांस्टेंट है। अच्छा, जिसकी बात कर रहे हैं हम, जिस भी फ्लूइड की बात कर रहे हैं उसकी एक निश्चित वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे, है ना, उसके फ्लो की बात कर रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। तो इधर भी डिवाइड कर देते हैं, तो कांस्टेंट के अपॉन एक और कांस्टेंट चढ़ जाए तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखो यहाँ से इसको किस फॉर्मेट में याद रखते हैं अपन, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, और यहाँ वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड लाइक दिस, हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस जस्ट प्रेशर इज कांस्टेंट। यहाँ पे ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी हेड है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी नहीं बचा, अब तो इसको कुछ नया नाम देना पड़ता है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी हेड दे दिया। ये पोटेंशियल एनर्जी हेड है, और इसको प्रेशर बोल लो चाहे प्रेशर हेड बोल लो, बात बराबर है। ठीक, तो बर्नौलीज इक्वेशन का हमें मैथमेटिकल इंडक्शन समझना पड़ेगा कि मतलब बहुत कुछ एक्सप्लेन होता है इससे। तो अभी तो अपन को बस इस बोर्ड पे जो लिखा है ये अल्टीमेटली ये याद रहना चाहिए, ताकि जब अपने सामने चलेगा तो जो क्वेश्चन मतलब अल्टीमेटली याद, मतलब इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। और अब जो अपन थ्योरी विकसित कर रहे हैं वो उधर तक ही पहुंचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन समझते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब कि फ्लूइड बह रहा है, ठीक है। तो दो बाइफरकेशन अपन कर देते हैं, एक फ्लूइड के फ्लो को बोलते हैं अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो, और एक को बोल देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये दो चीज़ें हमको समझनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक वर्ड डिफाइन करता हूँ मैं, जिसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन। तो मान लो ये पानी बह रहा है, मतलब लाइक से ये पाइप है या कोई भी चैनल में पानी बह रहा है, कहीं भी बह रहा है पानी, तो एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, पानी की अगर अपन एक पार्टिकल को ट्रेस करें, जैसे ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर ये यहाँ पहुँच गया, तो उसके एक पार्टिकल को ट्रेस करते हुए अगर उसकी लाइन को कंप्लीट कर दें अपन, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस होंगी, ये भी हो सकती है, बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस होंगी। तो अगर स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे से टकरा नहीं रही हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे में घुस नहीं रही हैं, अलग अलग जा रही हैं सब, नो वन इज इंटरसेक्टिंग विथ एनीवन, तो दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। नॉट घुस रही है एक दूसरे में ना, नॉट इंटरेक्टिंग, मतलब इंटरेक्टिंग का मतलब समझ जाओ है ना, तो ये कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है। और टर्बुलेंट मतलब स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे में घुस रही हैं, स्ट्रीम लाइन्स उलझी हुई हैं।
ठीक है, जैसे अगर फिगरेटिवली इसको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एक रैंडम डायग्राम बना लिया, इसमें स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे में घुस नहीं रही हैं, सब अलग अलग है ना, और लहरा के भी जा रही हैं तो भी अलग अलग जा रही हैं, बढ़िया पैटर्न बनाती हुई। लेकिन यहाँ पर घुस रही हैं एक दूसरे में। तो एक चीज़ पढ़ेंगे हम, स्ट्रीम लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। तो मतलब क्या समझ लेना है कि वो स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात कर रहा है। तो इसको समझ सकते हो तुम सुलझे हुए बालों, और इसको समझ सकते हो उलझे हुए बालों से। और एक छोटी सी बात, और कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है किसी स्ट्रीम लाइन पे, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा? तो वो उसके टेंजेंट के अलोंग होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टेंजेंशियल टू। स्ट्रीमलाइन एट दैट पॉइंट। तो हम जो डिस्कशन करेंगे पूरे ही चैप्टर में वो केवल स्ट्रीमलाइन पे ही करेंगे, इससे कोई लेना, बस इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।